जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर बता दें आप सभी को कि ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से जो परीक्षा आपकी 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों अपनी जो तैयारी है उसको खुद चेक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो हैं वो सही हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की जो सर्वश्रेष्ठ अवधि है वो कौन सी है? जनवरी से लेकर मार्च, अप्रैल से लेकर जून, जुलाई से लेकर सितंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर। तो बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे उपयुक्त समय है वो कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त समय की अगर हम बात करें तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का मंथ जो है सबसे उपयुक्त होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर, क्योंकि मधुमक्खियां जो होती हैं अंडा देने का जो काम होता है इसी मंथ में होता है, इसलिए जो सब समय होता है सबसे उपयुक्त अब माना जाता है। प्रत्येक मधुमक्खी जो होती हैं कॉलोनी में रहती हैं और प्रत्येक कॉलोनी में 3 प्रकार की जो मधुमक्खियाँ हैं वो पाई जाती हैं। उसमें आपको बता दें कि रानी मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी होते हैं और कुछ श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मधुमक्खी जो होते हैं लीची, काफ़ी और कोको फूलों जैसे फूलों के परागण से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और उनके परागण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बता दें आप सभी को रानी मधुमक्खी जो होती है प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। वहीं अगर हम नर मधुमक्खी की बात करें तो छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं। श्रमिकों के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, जो भी भूमिका होती है वो नर रानी मधुमक्खी की होती है और श्रमिक मधुमक्खियों की होती है। जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। ये मधुमक्खियां दिन भर काम करती हैं और वे छत्ता बनाती हैं और मधुमक्खियों के बच्चों की देखभाल करती हैं। वे रस की तलाश में फूलों के चारों ओर जो उड़ती रहती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता होता है और न ही उसमें रस का संग्रहण ही हो सकता है। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का राइट जवाब है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ सबसे उपयुक्त जो है वो माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने और इस प्रश्न में पूछा गया है कि वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। वन के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वन में वह भूमि शामिल है जो मुख्य रूप से कृषि या शहरी भूमि उपयोग के अधीन है। दूसरा है कि विश्व के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों ब्राज़ील, कनाडा, चीन, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। केवल एक सही है या केवल 2 या 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 या ना तो 2। तो इसमें से आपका राइट जवाब जानने से पहले आप जान लीजिए कि वन पृथ्वी के प्रमुख स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है और दुनिया भर में वितरित किए जाते हैं। तो विश्व के आधे से अधिक वन केवल 5 देशों, जो ये 5 देश आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि ब्राज़ील, कनाडा, चीन, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ पे विश्व के आधे से अधिक वन केवल इन 5 देशों में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही आपका जो सेकंड जवाब है कि विश्व के आधे से अधिक वन जो हैं इन 5 क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वही अगर हम बात करें जो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे वनों में वह भूमि शामिल है जो मुख्य रूप से कृषि या शहरी भूमि उपयोग के अधीन है, तो इसमें मुख्य रूप से कृषि या शहरी भूमि उपयोग के अंतर्गत आने वाली भूमि शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है पहला। यहीं पे आपका दूसरा जो है वो बिल्कुल राइट जवाब है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तो सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन खोजिए। यहाँ पे सांप के बारे में कुछ कथन दिया गया है और आपको इसमें से जो गलत कथन है वो आपको खोजना है। पहला है कि सांप के कान नहीं होते। दूसरा है सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है। तीसरा है सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। चौथा है कि भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। वहीं 5वां कथन दे रखा है कि सांप किसानों के मित्र होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझिएगा सांप जो है आवाज़ नहीं सुन सकते। देखिए यहाँ पे कहा गया ना सांप जो है सांप के कान नहीं होते हैं और सांप जो है आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, लेकिन केवल अपनी त्वचा के माध्यम से कंपन जो है
उसको महसूस कर सकते हैं और उस पर प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। उनके बाहरी कान नहीं होते। देखिए यहाँ पे सांप के जो है बाहरी कान नहीं होता है, उनके बाहरी कान नहीं होते, वे केवल जमीन पर कंपन को महसूस करते हैं। और अगर बात करें तो हमारे देश में जितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं उनमें से केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। बिल्कुल, अब भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत में केवल जितने भी सांप पाए जाते हैं उसमें केवल 4 प्रकार के सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं। उनका नाम है कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल या वाइपर जिसको बोलते हैं, और साई स्कैंड वाइपर। तो इस एक सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। एक सांप जो होता है उसके केवल 2 खोखले दांत होते हैं। और यह दवा जो सांप के काटने की जो दवा बनाई जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और सांप जो होता है किसान का मित्र होता है, क्योंकि वे चूहों को खेतों में खाते हैं, और नहीं तो चूहे जो है फसल को बर्बाद कर दें या फसल को खा जाते हैं। इस कारण से सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब सांप के, देखिए यहाँ पहला जो है कि सांप के कान नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, बिल्कुल सही। तीसरा है सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, गलत है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये गलत है दोस्तों। और भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे 1 2 गलत हो गया। उसके अलावा सांप किसान के मित्र होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है यहाँ पे कि सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है और सांप जो है किसानों का मित्र होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 और ये आपका 4, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने। अगले प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि हाथियों से रिलेटेड। दोस्तों आपको बता दें कि हाथी हुआ, मधुमक्खी हुआ, सलाथ हुआ, ये सब कुछ कॉमन जानवर हैं जिनसे रिलेटेड सीटेट में अक्सर जो है प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। पहला कि हाथी अपने भारी शरीर के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करता है, पहला है। दूसरा, सामान्यतः 3 महीने के बच्चे का वजन जो है लगभग 2 कुंटल का होता है। एक वयस्क हाथी 2 कुंटल से अधिक पत्ते और जो है टहनियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो यहीं पर अगर हम बात करें, हाथी जो है पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी होता है। सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है पूरे झुंड का मुखिया होती है, पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। तो मादा हाथी जो है कर सकते हैं, तो मादा हाथी जो होती है अपने पूरे झुंड का मुखिया करती है। और एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं। और झुंड में कोई भी नर हाथी नहीं होता, क्योंकि वे 14 या 15 वर्ष की आयु में ही झुंड को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अगर बात करें 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आपको मिल गया होगा कि सामान्यतः 3 महीने के जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम का होता है। और एक वयस्क हाथी 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा जाता है, बिल्कुल गलत है। 100 किलोग्राम से अधिक जो है पत्तियाँ और टहनियाँ खाता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है, 8 से 10 घंटे नहीं। हाथी अपने भारी शरीर के कारण बहुत अधिक आराम करता है, ये बिल्कुल गलत है। और हाथी को कीचड़ और जल में खेलना बहुत पसंद है। कीचड़ जो होता है उनकी त्वचा को ठंडा रखता है और इनके बड़े कान भी पंखों की तरह काम करते हैं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें क्या होता है, फड़फड़ाता रहता है या अपने कान को हिलाता रहता है। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पौधों के जड़ों के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों की जो जड़ होती हैं उनके निम्नलिखित में से कौन से कार्य यहाँ पे सही हैं, उनके बारे में यहाँ पे विचार करने के लिए बोला है। चलिए, पहला है कि पौधों को सहारा देना। दूसरा, ह्यूमस प्रदान करना। तीसरा है कि भोजन को संग्रहित करना। चौथा है जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करना। जड़ों के कार्य इसमें से आपको बताना है। तो जड़ होती क्या है? जड़ दोस्तों भूमिगत संरचनाएं हैं जो जल और खनिजों के अवशोषण में मदद करती हैं। बिल्कुल, पौधों के हिस्सों को उचित जकड़ प्रदान करती हैं या उनको पृथ्वी से या मिट्टी से पकड़े रहती हैं और आरक्षित खाद्य सामग्री का भंडारण और संश्लेषण करती हैं। कभी कभी भोजन, श्वसन, आरोहण आदि के भंडारण जैसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए जड़ों को संशोधित किया जाता है। इस प्रकार की जड़ों को संशोधित जड़ें भी कहा जाता है। सहारा देने के लिए बरगद के पेड़ की मूल जड़ राइजोफोरा के
न्यूमेटोफोरस और शोषण के लिए मैंग्रोव के पौधे होते हैं। तो इनका काम क्या जान लीजिए कि पौधों को सहारा देने की काम करती हैं। बिल्कुल पहला जो कथन दे रखा है, जड़ें जो है पौधों को सहारा देती हैं और भोजन को संग्रहित करती हैं और जल और खनिज का अवशोषण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ए, सी और डी है। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि गुजरात के, देखिए पूछा गया है ना, गुजरात के संबंध में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के स्थान आपको बताने हैं कि गुजरात के सापेक्ष जो है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये आपका उत्तर और पूर्व होता है, ये आपका होता है दोस्तों उत्तर पूर्व, नीचे की तरफ होता है दक्षिण और पूर्व, और यहाँ बात करें तो दक्षिण और देखिए दक्षिण और पश्चिम हुआ है और दक्षिण और पूर्व इधर होता है। ठीक, अब यहाँ पे पूछा गया है कि गुजरात के सापेक्ष में यहाँ पे आपको बताना है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, जान लीजिए कि गुजरात के संदर्भ में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में जो है या ईशान कोण जिसे बोलते हैं। ठीक है, ईशान कोण की दिशा में स्थित है। और वहीं अगर हम बात करें कि गुजरात के संबंध में आंध्र प्रदेश की, तो दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं क्योंकि डायरेक्शन हुआ और इसके अलावा मैप से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर जो है देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन से हैं। ठीक है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किनारे पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो वह कौन से राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से वो तीनों राज्य जो हैं वो कौन कौन से यहाँ पे हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। दूसरा दे रखा है यहाँ पे कि उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, और उसके आगे दिया है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसमें से कौन से दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि बंगाल की खाड़ी के तट पर भारतीय राज्य कौन कौन से स्थित हैं। तो अगर हम भारतीय राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल हुआ पहला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये 3 राज्य हो गए। इसके अलावा कुछ और राज्य हैं जो इसके सटे हुए हैं। पुडुचेरी हुआ, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है ये सभी क्या हैं, बंगाल की खाड़ी के तट के साथ भारतीय राज्य हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे अभिकथन दे रखा है और इस अभिकथन में पूछा है कि अभिकथन जो ये है, यहाँ पे कहा गया कि दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण है कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अराजक अणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करें, दाब लगाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कहा गया है कि दाब को लगाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो पहला जो दिया गया है कि दाब लगाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जाता है, बिल्कुल सही है। वहीं कारण क्या है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। गैसीय अवस्था पदार्थ की सबसे सरल अवस्था होती है। गैस अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। गैस सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालती है। गैस का घनत्व ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में जो है बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे घनत्व की बात की गई है। गैसों का जो घनत्व होता है ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में बहुत कम होता है। अगर बात करें जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। और यह भी कथन बिल्कुल जो इसका कारण यहाँ पे बताया गया है यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतरा आणविक बल जो होते हैं परस्पर क्रिया करने वाले कणों के बीच आकर्षक और प्रतिकर्षण के बल हैं
और यहाँ पे उपलब्ध स्थान की मात्रा बढ़ाने से गैसों के कणों को दूर तक फैलने की अनुमति जो है वो मिल जाएगी, लेकिन इससे कंटेनर से टकराने के लिए उपलब्ध कणों की जो संख्या है वो कम हो जाती है, इसलिए दाब कम हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है अभिकथन दिया गया वो भी सही है और उसका जो कारण बताया गया है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ईवीएस की एक शिक्षिका जो अपने छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अपसारी प्रश्न पूछेगी, उसे चुनिए। क्लोरोफिल क्या है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? खाद्य श्रृंखला क्या है? जल के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। बिल्कुल यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आपकी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने की तकनीकी जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है, स्पष्ट सोच को प्रोत्साहित कर सकती है और इसके अलावा नए विचार जो है उसको भी पैदा कर सकता है। ठीक है, यह भी उन तरीकों में से एक है जिससे शिक्षक अपने छात्रों की ज्ञान के बेहतर विकास में सहायता करते हैं। तो प्रश्न जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न आपका होता है अभिसारी और दूसरा होता है अपसारी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए अपसारी प्रश्न है, इसमें से कौन सा है उसे चुनना है। तो अपसारी प्रश्न की बात करें तो अपसारी प्रश्न जो होते हैं वो मुक्त अंत वाले होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त अंत वाले। ठीक है, बंधे बधाए जवाब इनका नहीं दिया जाता, मुक्त अंत वाले होते हैं, क्योंकि इसका जवाब जो होता है सीमित नहीं होता है। वहीं अगर हम अभिसारी की बात करें तो जिसके बंधे बधाए जवाब हो या उत्तर हो अभिसारी प्रश्न होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया क्लोरोफिल क्या है, तो इसका एक सीधा जवाब है। ठीक है, तो और खाद्य श्रृंखला क्या है, ये सब बधी बधाए जवाब हैं। जल के 3 स्रोत लिखे हैं। यहाँ पे अगर कहा होता है जल के स्रोत के बारे में बताइए, तो यहाँ पे तब आपका अपसारी प्रश्न होता। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अभिसारी प्रश्न है, क्योंकि बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आपका सेकंड पूछा गया कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, बिल्कुल यह अभिसारी प्रश्न है। ठीक है, जो कि बच्चों के या छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है और यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा गया कि बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। बोरा क्या है? एक चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से डैश में पाया जाता है, असम में, बिहार में, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो बोरा क्या है दोस्तों? एक चिपचिपे चावल की एक किस्म है जो कि कहाँ पाई जाती है? यह मुख्य रूप से असम में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? असम में पाई जाती है। बोरा एक प्रकार के चिपचिपे चावल की किस्म है जो कि प्रति ऑक्सीकारक से भरपूर होता है। इस तरह के चावल खाने में काफ़ी स्वास्थ्य परक होते हैं, स्वास्थ्यदायक होते हैं। यह प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और हृदय और वृक्क की बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। यह एक चिपचिपा प्रकार का चावल है। बोरा चावल मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में असम में उगाया जाता है और असम में बोरा चावल का एक पारंपरिक जो है महत्व भी है। इसे मुख्य रूप से बिहू के मौके पर खाया जाता है। बोरा चावल को दही, गुड़ और अन्य चीज़ों के साथ परोसा जाता है। दही और गुड़ और अन्य चीज़ों के साथ जो है बोरा चावल को परोसा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पूछा गया कांसे की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है कि कांसा जो है, कांसे के बारे में सही कथन का चयन करना है। पहला है कि कांसे लोहे, चांदी और सोने जैसा तत्व है, बिल्कुल। बी है कि तांबे और टिन को पिघलाकर कांसा बनाया जाता है। कथन सी है कांसा बहुत मजबूत होता है और इसका उपयोग तोपों, मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। कांसे के बने बर्तन एल्युमिनियम की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा प्रश्न का जवाब जो है उसको बताना है कि कांसा एक तत्व नहीं है, यह एक क्या होता है? मिश्र धातु होता है। बिल्कुल दोस्तों, कांसा क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है जो कि तांबा और टिन से मिला के बनता है। तांबा
और टिन से मिला के क्या बनता है, कांसा बनता है। अगर बात करें तो इसमें जो होता है आपका कांसा होता है, उसमें 88% जो होता है आपका तांबा होता है और 12% जो होता है वो टिन पाया जाता है। ठीक है, दो धातुओं को मिलाकर इसको बनाया जाता है और यह लाल भूरे रंग का होता है। यह विद्युत का सुचालक नहीं होता है और कांसे की लचीली और तन प्रकृति इसे मूर्तियों के निर्माण के लिए उपयुक्त मिश्र धातु बनाती है। इसका उपयोग संगीत, वाद्य यंत्र, बॉल बेरिंग और बुशिंग बनाने में किया जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। कांसा एल्युमिनियम से भारी होता है। बिल्कुल, जो कांसा होता है एल्युमिनियम से भारी होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे आप जान लीजिए कि कांसा लोहे, तांबे और सोने जैसा तत्व होता है। बिल्कुल, तत्व नहीं होता है, एक मिश्र धातु होता है। तांबे और टिन को पिघलाकर कांसा जो है उसको बनाया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे बी वाला जो दिया गया है बी सही है। इसके अलावा कांसा बहुत मजबूत होता है। इसका उपयोग तोपे, मूर्तियों और आदि इत्यादि चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, बी और सी इसके सही है, बाकी जो भी दिया गया है सब गलत है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इसमें पूछा गया निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। पहला है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी दिया है मनाली में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है और कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिएगा कि प्रत्येक क्षेत्र का अपना जो है अलग घर होता है। घर का प्रकार वहाँ के क्षेत्र की जलवायु तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है और वहाँ की परिस्थितियाँ जो है वो किस हिसाब से हैं। तो और घर विशेष रूप से लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप जो है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मनाली में जो घर होते हैं किस प्रकार के, मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भारी वर्षा और बर्फबारी होती है। जैसा यहाँ पे दिया गया ना कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। बिल्कुल, घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें जो होती हैं झुकी हुई होती हैं। घर किसके बने होते हैं, लकड़ी या पत्थर के बने होते हैं और जिनकी छतें जो होती हैं झुकी हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि मनाली में ढालू छतें वाले मजबूत बांस के खंभों पर बनाया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ के जो घर होते हैं वो लकड़ी या पत्थर के बने होते हैं और जिनकी छतें जो होती हैं झुकी हुई होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, बी वाला सही है, लेकिन ए क्या है, गलत है। बिल्कुल, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है। ईवीएस के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए इसमें से कौन सी विधि जो सही है। मानकीकृत परीक्षण जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हों, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक के अपने शिक्षण के अनुकूल हों, परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए सर्वसामान्य प्रशिक्षण या शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों और उसके शिक्षक पढ़ाई तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हों। बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन से मतलब यह अर्थ होता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के निर्देश की दक्षता और पाठ्यक्रम की उपयोगिता के प्रति छात्रों के प्रगति के आकलन से है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। और छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन जो है किस प्रकार से किया जाएगा। आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अधिगम में अंतराल की पहचान करने में सहायता करना और बच्चों के अधिगम को जारी रखने या सुधारने के लिए खोज अंतराल को दूर करने के लिए कुछ उपचारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। मूल्यांकन के लिए शिक्षक को अपने छात्रों के लिए उपयुक्त उपकरणों का जो है उपयोग वो करना चाहिए। और ईवीएस के बारे में छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए ईवीएस शिक्षक द्वारा सही दृष्टिकोण यह है कि शिक्षकों को अपने छात्रों और उनकी विधियों और स्थानीय संदर्भों के लिए उपयुक्त उपकरण जो है वो बनाना चाहिए। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब को ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनमें वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधित प्रत्यय अर्जित करें। विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद हो। परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद हो। तो प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे बात की जा रही है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ईवीएस प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से ज्ञान जो है वो शामिल है।
तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य बच्चों को अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया और उनके समुचित विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बता दें आप सभी को कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य बच्चों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से अवगत कराना, ताकि उन्हें कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद मिल सके और बच्चों को विभिन्न चीज़ों के कामकाज में आने वाले या अपने परिवेश में मानवीय प्रक्रियाओं को समझने, अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करना, बच्चों का अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया और उनके समुचित विकास के लिए अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य है छात्रों को कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में सक्षम बनाना। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट जवाब है।